नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के घटते कद की, दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के बनाए नए फार्मूले की और महाकुंभ 2025 में आने वाले अनोखे साधु संतों की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा, कार पर ट्रक पलटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। परवड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हिंसा में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। वर्कास ट्रेनी आईएएस पूजा खड़ेकर की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हुई जमानत याचिका। महाकुंभ की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी, प्रयागराज में गंगा की आरती। लखनऊ में बैंक में करोड़ों की चोरी मामले में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। पीलीभीत में खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने 3 आतंकी एनकाउंटर में ढेर, 2 AK-47 बरामद। अब 5वीं और 8वीं में फेल बच्चे नहीं होंगे प्रमोट, सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। विनोद कामली की हालत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। क्रिसमस से पहले सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, 77,600 हुआ गोल्ड रेट। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 600 अंक उछलकर 78,600 के पार, निफ्टी भी चढ़ा। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। इन दिनों विपक्षी गठबंधन के समूह इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर संकट है और ये संकट दिनों पर दिन गहराता जा रहा है। एक धड़ा खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रहा है और दूसरा ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की पैरवी करता नजर आ रहा है। हालांकि लीडरशिप की लड़ाई में स्टेट फैक्टर भी दिखने को मिल रहा है। दरअसल जिन राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में नहीं है, यानी कि बाहर हैं, वहां के सहयोगी दल अब कांग्रेस पर दबाव ज्यादा और वो नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठा रहे हैं। जबकि जिन राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में हैं और कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है, वहां सहयोग बरकरार रखने को तैयार हैं। यानी कि सत्तारूढ़ वाले राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस सहयोगी दल है। इसी तरह तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस सहयोगी पार्टी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और कांग्रेस ही सहयोगी दल है। इन तीनों ही राज्यों में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं और ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यानी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व को समर्थन है। जबकि बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन की मांग लगातार उठ रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का प्रभाव है और वहां ममता बनर्जी जैसी मुखिया है, जहां कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से ही विरोध किया जा रहा है। फिलहाल इंडिया ब्लॉक की कमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है और विरोध में यह कहा जा रहा है कि खड़गे से कमान वापस ली जाए और ममता बनर्जी की दावेदारी को मजबूत किया जाए। यह सब तब हुआ जब ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कि वे इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आपको बता दें, केंद्र की एनडीए सरकार को चुनौती देने के लिए 18 महीने पहले ही इंडिया ब्लॉक का निर्माण हुआ था। हालांकि आम चुनाव के बाद विपक्ष को खास सफलता नहीं मिली, तो ये समूह भी धीरे धीरे टकराव और बिखराव की तरफ बढ़ने लगा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में उतरी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल और पंजाब में आप और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। देखा जाए तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। सोनिया गांधी को अक्सर ममता बनर्जी का सम्मान करते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच मतभेद की वजह पश्चिम बंगाल की राजनीति है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और विपक्षी दलों में कांग्रेस का नाम भी शामिल है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन है। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, रंजन चौधरी को कांग्रेस
का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हमले तेज हुए और ममता की नाराजगी बढ़ती गई। आम चुनाव में सीट शेयरिंग पर भी विवाद हुआ तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। नए साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि आम चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश की सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते होने की संभावना है और माना जा रहा है कि इस बैठक में मोहर लगने के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी इसी हफ्ते में आ सकती है। आपको बता दें, दिल्ली की सत्ता से 26 साल का वनवास समाप्त करने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली विजय के लिए एमपी फॉर्मूला आजमा सकती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उन सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है जिन्हें पार्टी के लिए मुश्किल माना जाता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सीएम फेस और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीरेन सचदेवा भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर आए कैलाश गहलोत, राजकुमार गौतम, राजकुमार चौहान, अरविंद सिंह लवली जैसे नेताओं को भी टिकट दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सीटवार सर्वे का काम पूरा कर लिया है और हर सीट से 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल भी तैयार कर लिया गया है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं और उनमें से कुछ का टिकट कटना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि दिल्ली चुनाव किसी एक नेता को सीएम फेस घोषित किए बगैर सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर ही लड़ा जाएगा। यही फॉर्मूला पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में भी आजमाया था। आपको बताते चलें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जनवरी महीने के पहले ही हफ्ते में कर सकता है और इससे पहले सभी 70 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी कर रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है, लेकिन मेले की शान को 4 चांद लगाने वाले अखाड़ों ने प्रवेश अभी से शुरू कर दिए हैं। कुंभ मेले की शान 13 अखाड़े और उनमें प्रवेश के साथ ही कुंभ मेला आकार ले रहा है। अभी से ही चारों तरफ सजावट और साधु संत नजर आने लगे हैं। मेला क्षेत्र में अब साधु संतों के भी कई रूप नजर आने लगे हैं। अजब गजब साधु के आने से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने वाला महाकुंभ क्षेत्र में अब एक घोड़े वाले बाबा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बढ़ते आधुनिक युग में साधु संत भी आज के ट्रेडिशनल के हिसाब से गाड़ियों के शौकीन हो गए हैं। महंगी गाड़ियां, महंगा चश्मा, महंगा मोबाइल साधु संतों के हाथों में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई साधु ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा विजयपुरी हैं जो अपने ट्रेडिशन को अपनाए हुए हैं। बाबा विजयपुरी आज भी घोड़े से ही घूमते फिरते नजर आते हैं। कुंभ इलाके में जिधर से बाबा गुजर रहे हैं उनको देखने वालों की भीड़ लग जा रही है। प्रयागराज के संगम की रेती पर हो रहे इस सबसे बड़े आयोजन में बाबाओं की उपस्थिति और उनके अनुष्ठान महाकुंभ को और भी खास बना रहे हैं। यहाँ पहुंचे कुछ बाबाओं और अनोखे संतों को देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं। आपको बता दें, इस मेले में अलग अलग बाबा और साधु अपने भव्य वस्त्रों और धार्मिक आभूषणों के साथ भाग लेने आते हैं, जो न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबा अपनी सवारी की वजह से लोगों को अपनी ओर देखने को मजबूर कर रहे हैं। आनंद अखाड़े के बाबा के घोड़े की रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकते ही बाबा दूर चले जाते हैं।
विजयगिरी बाबा तो घोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बाबा नजर आ रहे हैं जिनके शरीर पर सोना ही सोना नजर आ रहा है। और कोई बाबा साइकिल से हजारों किलोमीटर यात्रा तय कर कुंभ में पहुंचे हैं। एक बाबा हर समय गहने से लदे रहते हैं, 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहने हुए हैं और चांदी का एक धर्मदंड रखते हैं। हाथ में सोने के कई कड़े और बाजूबंद पहनते हैं। उनके सभी आभूषण भगवान की मान्यता से जुड़े हुए हैं। जो वहीं कुछ बाबा तो बुलेट से संगम की रेती पर अपना जलवा बिखेरते नजर आते हैं। कुछ बाबा करोड़ों की कार में बैठकर संगम पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो हर मायने में इस बार का कुंभ खास होने वाला है। चाहे वो साधु संत हों या फिर आने वाले श्रद्धालु, हर कोई अपनी अनोखी परंपरा और वेशभूषा में नजर आ रहा है। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से करवाते हैं रूबरू। अटल बिहारी वाजपेयी अगर आज जीवित होते तो भारतीय राजनीति की दशा और दिशा कुछ और ही होती। हालांकि वो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में हमेशा रहेगी। उन्हें हमेशा एक राजनीतिक योद्धा और आदर्श राजनेता के रूप में याद किया जाएगा। आज से 2 दिन बाद यानी कि 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे अटल जी ने भारतीय राजनीति में एक अनूठी मिसाल पेश की। देश के महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक और महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे पत्रकार भी थे। उनके पत्रकार से राजनेता बनने का जो जीवन में मोड़ आया, वह एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। लखनऊ से सांसद रह चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के साथ साथ साहित्य में भी खूब रुचि रखते थे। उनकी कई कविताएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थीं। जमीन से उठकर शिखर आसमान पर पहुंचने के पीछे अटल जी को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। अपने इस जीवन संघर्ष को उन्होंने अपनी कविताओं में बड़ी सादगी से उतारा। यूं तो 13 नंबर को अक्सर लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी और मौत तक 13 नंबर उनसे हमेशा जुड़ा रहा। कुछ में स्वयं उन्होंने इस नंबर को चुना, तो कुछ कुदरत की तरफ से इस नंबर का उनकी जिंदगी में खास महत्व रहा। अटल जी के लिए 13 नंबर लकी था या अनलकी, ये एक अटल रहस्य है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि और निधन की तिथि से 13 नंबर अलग ना हो सका। साथ ही सियासी सफर में भी 13 नंबर का खास महत्व रहा। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित न होने पर 13 दिन बाद सरकार गिर गई। दूसरी बार भी अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और इसके बाद सरकार गिर गई। तीसरी बार सरकार बनाने पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 13 दलों का गठबंधन रहा और 13 अक्टूबर 1999 को ही उन्होंने शपथ ली थी। तीसरी बार 13 अक्टूबर को शपथ न लेने के लिए लोगों ने मना किया, लेकिन अटल जी नहीं माने और ये सरकार पूरे 5 साल चली। 2004 के चुनाव में 13 मई को हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 अप्रैल को ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। देखा जाए तो अटल जी भी सबकी यादों में हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में हुए कार्यों को लेकर वो जीवंत हैं। जब भी देश की प्रगति की बात की जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे ऊपर लिया जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। छोड़ जाता हूं मैं आपको सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।